Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of solution unit. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो आपको बताया वो हमने सीखा सॉल्यूशन और उसके 18 टाइप, हेनरी लॉ और राउट लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये टाइप की चीज़ें हम सेकंड दो पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हमने सीखा ये, अब आगे आओ सीखें। तो सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट में जो आज हमारा मेजर टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? हिंदी में से कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म नाम से ही क्लियर है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और सॉल्यूशन कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमें पढ़नी होती है वो मेनली चार टाइप की हैं। पहला है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। दूसरी जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो आती है वो आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ोतरी हो जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। तो चार टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आपको अगर याद हो तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन जब हमने पढ़ाया था उसके लिए हमने राउट लॉ आपको बताया था। तो हमने कहा था किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन बनाई थी और वॉलेटाइल के लिए दूसरे कंपोनेंट पे भी लगाते हैं, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट का वेपराइजेशन नहीं होता तो पी वी नॉट जीरो हो जाएगा, वेपर ही नहीं, वॉलेटाइल नहीं होगा, वेपराइज नहीं होगा, तो ये 0 × 0 = 0। तो ये सारी इक्वेशन 0 हो जाती है। तो सिर्फ एक ही इक्वेशन से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ दिया जाता था। तो ये इक्वेशन हमारी जो आती है वो वहाँ से आती है। अब मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PA/PA0 = XA। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ नहीं किया, बस PA जो नॉट था वो मैं नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, PA/PA0 = कितना आ गया, XA। इसी को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो मैंने दोनों तरफ 1 से माइनस कर लिया, 1 - PA/PA0 = 1 - XA। तो जब मैं इसे 1 से माइनस कर लूँगा तो आगे बढ़ाऊँगा इसको, तो एलसीएम ले लूँगा, तो PA0 - PA/PA0 और 1 - XA की जगह हम लिख सकते हैं XB, क्योंकि हमने आपको पहले पढ़ाया था राउट लॉ, जब सेकंड पार्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था XA + XB का सम करने पर कितना आता है, 1 आता है। जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम करने पर 1 आता है। क्योंकि अगर आपको इसका प्रूफ भी देखना है तो XA क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, प्लस NB क्या होगा, XB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एलसीएम ले लूँगा Na + NB, तो ऊपर भी क्या आएगा, Na + NB, कैंसिल आउट होकर के सब कितना बन जाएगा, 1। तो दैट अमाउंट और दैट पैरामीटर और दैट कंटेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, कमी आ रही है। इसी चीज़ को, इस स्पीसीज़ को या इस टर्म को क्या कहते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि XB = क्या होता है, NB/Na + NB। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे करके आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिख गया होगा। अब हम बात करते हैं, एक टर्म में आपको ये भी कह दूं, टोटल प्रेशर P = PA + PB होता है। तो हमने आपको बताया था राउट लॉ में कि नॉन वोलेटाइल के लिए ये 0 हो जाता है। तो अगर कहीं पे PA लिखा है तो उसकी जगह P भी लिख सकते हो आप,
तो पी ए की जगह आप सिर्फ पी से भी काम चला सकते हो, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर वाला टर्म भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत हो जाना, अदरवाइज पी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अभी आपको आगे जा कर के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड वाले टर्म पे बात करता हूँ। ध्यान से सुनना इसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो आओ सीखें। तो इधर की तरफ मैं वेपर प्रेशर देख रहा हूँ और इधर की तरफ हम अमाउंट देख रहे हैं, कंसंट्रेशन अमाउंट मिला रहा हूँ कोई किसी चीज़ की। तो हमने देखा, सॉरी अमाउंट नहीं, टेम्परेचर देख रहे हैं इधर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दूं। तो बॉइलिंग पॉइंट को 2-3 तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है, दोनों ही तीनों ही डेफिनेशन सब सही रहती है। तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल बॉयल होने लग जाते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन जो बुक के अकॉर्डिंग, बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होती है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे आपका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी कंपोनेंट का, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये क्लास 11-12 का एक क्वेश्चन होता था बचपन में कि प्लेन वाले एरिया में दाल या खाना जल्दी बन जाता है या दाल जल्दी गल जाती है और पहाड़ों में देर में गलती है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या लगेगा, उसे बॉईल करने के लिए ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए वहाँ पर खाना बनने में या दाल गलने में ज़्यादा समय लगता है पहाड़ वाले हिल स्टेशन एरियाज़ में। तो इसीलिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब चेंज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आते हैं। जनरली हम नॉर्मली जैसे पानी को लेके चलते हैं तो आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। पानी था, पानी को आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पानी क्या बनने लगेगा, वेपर, और वेपर बनने के बाद एक प्रेशर लगाने लगेगा जिसे आप क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर देने पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो आप इस टेम्परेचर को क्या कह दोगे, बॉइलिंग पॉइंट कह दोगे। अभी आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट है, सपोज पानी था, तो एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते ही पानी क्या होने लग जाएगा, इसका मतलब पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो चुका होगा, इक्वल हो चुका होगा, उसे आप बॉइलिंग पॉइंट कह दोगे। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी और टीबी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर 0 लगा लेते हैं, टीबी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने क्या करा, सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट भी मिला दिया। क्या भी मिला दिया, सॉल्यूट। तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन। अब आप उसे टेम्परेचर दे रहे हो तो उसको गर्म कर रहे हो, वेपर बन रहा है और एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन क्या होने लग जाएगा, दोनों कंपोनेंट क्या होने लग जाएंगे, एक साथ बॉयल होने लग जाएंगे, या दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो आप इस टेम्परेचर को, ये आपका जो ग्राफ है वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। मतलब उसमें सॉल्वेंट के साथ साथ क्या भी है, सॉल्यूट भी है। जब दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होगा। तो जैसे आपके पास सपोज शुगर सॉल्यूशन है, पानी तो यहीं पे हो गया, सपोज शुगर मिलाने पर चीनी को भी बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगा और 105 हो गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं डेल टीबी। टेम्परेचर पहले तो कम था लेकिन सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो क्या आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। वो जो बढ़ोतरी इसमें हुई है उसी बढ़ोतरी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टर्म्स क्लियर रखना। इस चेंज को डेल टीबी कह रहे हैं, सॉल्यूशन वाले के लिए नॉट नहीं लगाते हैं और सॉल्वेंट वालों के लिए यूज़ करने के लिए नॉट वाले टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसे कैसे प्रूफ करूँगा, आओ सीखें। एक्सपेरिमेंटली वो कहते हैं कि डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। और मोलैलिटी आपको पता होगा डेफिनेशन क्या होती है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के बी, इसको इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। दोनों ही टर्म से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी बनने के लिए रेडी है कि इसको इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं के बी को,
और ये जो Kb की वैल्यू आती है वो सॉल्वेंट के लिए आती है, सॉल्यूट के लिए नहीं आती या सॉल्यूशन के लिए नहीं आती, पर्टिकुलरली किसके लिए आती है, सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये Kb आता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना था, एक कांस्टेंट आ गया, आपने ये लगा दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद Kb और m आपको मोलैलिटी होता है, डेफिनेशन होती है N/V पर किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट, सॉल्यूट के 1 किलोग्राम में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन N/V लिख दी और ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अगर आप ध्यान से देखो तो डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। और जो भी प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है वो क्या कहलाती हैं, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो होगी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये होप ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। सिमिलरली तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे ये बना रहे थे। तो आप फिलहाल पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से नोट करते रहना फिर, और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी यहीं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं यहीं पर बता रहा हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे थोड़ी देर पहले हो रहा था। अभी आपको बॉईल करवाना था, अब आपको फ्रीज करवाना है। तो फ्रीज करवाने के लिए क्या किया आपने, सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट को आप क्या कर रहे हो, इधर टेम्परेचर देख रहे थे, इधर वेपर प्रेशर देख रहे थे। तो टेम्परेचर धीरे धीरे इधर आओगे तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आ रहा है और किसी एक कोई एक ऐसा टेम्परेचर आया जहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या हो गया, फ्रीज। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को आप कैसे डिनोट करते हो, नॉट वाले टर्म से, TF नॉट से। अब आपने सॉल्वेंट में क्या मिलाया, सॉल्यूट भी मिला दिया। तो सॉल्यूट भी जैसे पानी है वैसे इस ग्राफ को एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसको यहाँ पे बनाना चाहिए। अगर ये सॉल्वेंट में वाटर लेता तो, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, 0 1 2 3 4 टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हो तो वो आपको समझाने के लिए इधर दिखा देता। चाहो तो आप इधर, वैसे तो नेगेटिव में भी आने चाहिए था ये ग्राफ कायदे से, बट हमने यहाँ पे सॉल्वेंट फिक्स मेंशन नहीं किया है कि हमने वाटर लिया है या कौन सा लिया है। तो सपोज़ किसी ये जो सॉल्वेंट था वो यहाँ इस टेम्परेचर पे जा करके क्या हो गया, फ्रीज हो गया, वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी मिलाया, तो जैसे सॉल्यूशन का ग्राफ था सेम वही ग्राफ है उधर की तरह, लेकिन वहाँ पे बॉईल कर रहे थे तो ऊपर की तरफ वाला देख रहे थे, अब यहाँ पे फ्रीज कर रहे हैं तो कम वाला देखेंगे। सपोज सॉल्यूशन यहाँ इस टेम्परेचर पर जा करके क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब जब सॉल्यूशन यहाँ पे फ्रीज हो गया तो सॉल्वेंट का तो यहीं पे फ्रीज हो गया था, सॉल्वेंट में आपने कुछ सॉल्यूट मिलाया और उसे सॉल्यूशन बनाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। तो इस कमी को ही डेल TF से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाना, कमी हो जाना, इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर वही ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सपेरिमेंट से हम क्या कह सकते हैं, डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है जैसे वहाँ हो रहा था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, KF और M को क्या लिख सकता हूँ, N/V इन किलोग्राम। मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है पर किलोग्राम में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैलिटी कहते हैं। तो ये जो डेल TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। अमाउंट पे डिपेंड करता है तो इसी को क्या कहते हैं, अमाउंट पे जो चीज़ डिपेंड कर रही है, मोल्स पे डिपेंड करती है, उसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, अणुसंख्यक या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको बढ़ा करके अब चौथे वाली प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। होप आपको समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं, आओ सीखें। तो फोर्थ वन, चौथी वाली प्रॉपर्टी में हम बात करने वाले हैं, जो कि कौन सी है आपकी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, इसको हिंदी में परासरण दाब कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो मैथमेटिकली तो हम दिखाई देंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बात समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक अंडा लिया, अंडे को पानी में बॉईल किया, तो अंडे के ऊपर वाइट कलर की एक लेयर होती है, परत होती है, मेम्ब्रेन कह सकते हो उसे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, कई टाइप की मेम्ब्रेन हो सकती है। तो आपके पास वाटर जो होता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन अंदर जो उसका यॉक होता है, अंडे के अंदर का जो येलो कलर का और पूरा अंदर जो भी मटेरियल होता है उसका, जिसे यॉक या और भी एटम कहते हैं, तो वो गाढ़ा सा होता है, थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है। तो अगर आपके पास कोई प्रेशर लग करके लो कंसंट्रेशन से कोई लिक्विड या कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन से
हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाती है या शिफ्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आपका ऑस्मोसिस। तो अगर आपको ध्यान दिया हो कभी आपने, तो अंडे को अगर बॉईल करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उस परत को पार करके, उस लेयर को पार करके उसके अंदर घुस जाते हैं। कई बार अंडा फटफुटा जाता है और बाहर निकलने लग जाता है कुछ कुछ चीज़ें। तो अंडे का साइज़ पानी में गर्म करने पर अंडे का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक्चुअली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब कभी कोई लो कंसंट्रेशन से कोई लिक्विड हाई कंसंट्रेशन पे शिफ्ट होता है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहते हैं। और जिस प्रेशर के थ्रू ये काम होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सीधी सी बात बस इतनी सी है। अगर यही काम अंडे को नमक वाले पानी में बॉईल किया जाता है तो अंडे का साइज थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। इसका मतलब अंदर भले से पता भी ना चले, लेकिन उसके अंडे के अंदर का जो मटेरियल है हाई कंसंट्रेशन से, गाढ़े वाली कंसंट्रेशन से कहाँ पानी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी लिक्विड का किसी मेम्ब्रेन के थ्रू पार हो जाना क्या कहलाता है आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। और जो प्रेशर लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर ही कहेंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, उसे कैसे दिखाएंगे तो उसे सीखते हैं, आओ सीखें। तो हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू NRT होता है। PV इक्वल टू कितना होता है, NRT। आगे बढ़ाऊँ तो P इक्वल टू क्या मैं इसे N/VRT लिख सकता हूँ, V को मैं इधर ले गया, N/V पर वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर ये लीटर में लेते हो तो आप उस कंसंट्रेशन को मोलैरिटी कहते हो, इसे किलोग्राम में लेते हो तो इसे मोलैलिटी कहते हो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट लेते हो तो आप उसे नॉर्मेलिटी कहते हो। वो कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, लेकिन होता कंसंट्रेशन ही है। कंसंट्रेशन के ही टाइप्स हैं वो। तो ये आपका कंसंट्रेशन है। तो क्या मैं इसे CRT लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन की बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है तो C लिख लिया। वैसे तो इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जाता है, कहा जाता है। और अगर इसको आप प्रेशर को, वो जनरली जो बुक में यूज़ करता है तो प्रेशर ना लिख करके वो पाई टर्म यूज़ करता है, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आप P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑस्मोटिक प्रेशर को P लेटर से रिप्रेजेंट कराना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू बुक की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर आपके पास प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई लेटर से दिखाता है, तो क्या दिक्कत है, दिखा देंगे। और आप ध्यान दो तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर P या पाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। और जो भी प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं क्या कहलाती हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो ये भी आपकी क्या हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे हम बात कर चुके हैं। शुरुआत के हम आपको सॉल्यूशन, 18 टाइप के सॉल्यूशन, हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वांट ऑफ फैक्टर इसमें और चलता है। इसके अलावा सॉल्यूशन में कुछ नहीं चलता। इसके अलावा बस बाकी न्यूमेरिकल आते हैं इन चीज़ों पर, बस सॉल्यूशन में पूरी यूनिट में बस यही चल रहा होता है और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली मैंने 3 पार्ट में काफ़ी कुछ कवर कर चुका हूँ मैं कम टाइम में, और काफ़ी कुछ मैंने पूरी यूनिट का ऑलमोस्ट सिंपल वे में मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। बाकी इसके न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, उस पर बात करेंगे आगे जा कर के नेक्स्ट वीडियोस में। वैसे ऑलमोस्ट हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हो। और एक वीडियो और बनाऊँगा 4th पार्ट पे, और बाकी बस इसको 4th या 5th पार्ट पे मैं ख़त्म ही कर दूँगा इस पूरे पोर्शन को। कहीं पे किसी के पेट में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्लास में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।